नमस्कार। थके तो नहीं हो ना? हैं? मैंने कहा थके तो नहीं हो ना? जैसा हमको सब पता ही है कि आज 2023-24 का हरियाणा का जो बजट है वो आज हमने पेश किया है। वित्त मंत्री के नाते ये चौथा बजट मैंने पेश किया है और एक प्रकार से अमृत काल जिसको हम कह रहे हैं कि शुरू हुआ है, तो उसका ये पहला बजट है। बहुत चीज़ें तो देश के प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के नाते जो एक विज़न रखा है, उस विज़न के हिसाब से ही हमने भी अपना बजट बनाया है कि आज समाज को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, हमारा भावी जो चित्र है, हम अपने प्रदेश को, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो उस नाते से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब तरह की बातों को ध्यान में रख करके बजट किया है। इस बजट में 25 साल की जो बाद आने वाला जो समय 2047 15 अगस्त, यानी जब अपने देश की आयु, हम अपने आप को देश मान लें तो हमारी आयु 100 साल की हो जाएगी। तो 100 साल देश की आज़ादी के बाद देश कैसा हो, इसकी नींव अभी से सभी प्रदेश और देश को रख रहा है। उसमें मोटे रूप से हमने जो आज के इस बजट में कहा जा सकता है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे वो गरीब है, फिर चाहे वो किसान है, युवा है, जिन जिन को लगता है कि एक रेगुलर वे में सहायता की भी आवश्यकता है, उसको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता है, उस सारे हिसाब से हमने बनाया है। और विशेष तौर पर एक जो योजना हमने बनाई कि देश के यानी प्रदेश के सभी परिवारों की चिंता, सभी नागरिकों की चिंता हम किसी न किसी रूप में करें। परिवार से आगे अगर नागरिक इकाई हम देखते हैं तो आज 2,85,00,000 हमारी नागरिकों की एज पर पीपीपी, थोड़े हज़ार ऊपर नीचे हो सकते हैं, लगभग इतनी हो गई है। और हर एक की एक एज होती है, उस एज के हिसाब से हमने 6 भागों में पूरे आबादी को बांटा है। 0 to 6 दायित्व दिया है WCD को, 6 to 18 दायित्व दिया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, 18 to 25 दायित्व दिया है हायर एजुकेशन को, 25 to 40 दायित्व दिया है युवा और कौशल और यूथ एम्पावरमेंट को, और 40 से 60 ये हमने दिया राजस्व विभाग को, और 60 से ऊपर जो हमारा सेवा विभाग है, सोशल जस्टिस इसको पहले कहते थे, उसी के साथ और कुछ चीज़ें जोड़ करके तो सेवा विभाग का नाम है, तो 60 से ऊपर के सभी नागरिकों का दायित्व उनको दिया है। यानी अगर एक परिवार में 6 सदस्य अलग अलग आयु वर्ग के होंगे तो 6 के 6 विभाग उस परिवार में जाएंगे। एक 6 साल से कम का है, दूसरा 6 से 18 का है, तीसरा 18 से 25 का है, चौथा सदस्य 25 से 40 का है, पाँचवा 40 से 60 का है और छठा 60 से ऊपर का है। तो हर एक विभाग उस परिवार के साथ जुड़ जाएगा, एक एक सदस्य के कारण से ही जुड़ेगा, लेकिन ओवरऑल हर एक सदस्य की क्या आवश्यकता है, कैसा वो आगे बढ़ना चाहता है, चाहे उसकी आर्थिक कठिनाई है, उसकी रोज़गार की कठिनाई है, उसकी पढ़ाई की कठिनाई है, उसकी कौशल की है, उसके स्वास्थ्य की है, उसके कर्जे की है, उसके रोज़गार की है, आखिर चीज़ें तो यही हैं सब। तो इन सब चीज़ों के लिए माइन्यूट माइक्रो मैनेजमेंट ये करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये सब संभव हुआ है परिवार पहचान पत्र जो हमारा एक प्रोजेक्ट है उसके कारण से। आपको पता है कि 3 साल से हम लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं, और संयोग ऐसा है कि जब कभी कोई चुनौती आती है तो उसको अवसर में बदल करके अगर काम करने का अवसर मिलता है तो वो कोविड है। कोविड वॉज ए चैलेंज, लेकिन उस समय में हमें भी अपने यहाँ ज़्यादा समय बैठ करके काम करने का मिल गया, तो हमने उस समय का उपयोग इस सिस्टम को लागू करने के लिए उसके ऊपर काम करना शुरू किया, हमने उसको अवसर में बदल लिया। और आज इस परिवार पहचान पत्र की यानी एक प्रकार से इसका अध्ययन, इसके ऊपर रिसर्च, इसकी डिमांड, इसको लागू करने की घोषणाएं बहुत प्रांत भी कर रहे हैं। विदेशों को लोग जब उनके सामने रखते हैं, क्योंकि हम अपने प्रदेश की कोई बातें बताते हैं तो उसमें बाकी बातों के साथ
ये भी रखते हैं, हम उद्योग की बात भी रखते हैं, हमारे यहाँ टूरिज्म की बात भी रखते हैं, हमारे यहाँ सिस्टम जो है कुछ देशों के लिए तो अपनी डेमोक्रेसी का भी सिस्टम रखते हैं। चाइना के लोगों को एक बार मैं मिला, मैंने कहा भी हमारे यहाँ एक ही महीने में कुछ दिनों के अंतर के बाद पंचायतों के चुनाव हुए, 70,000 लोगों का चुनाव, 70,000 लोगों का चुनाव एक साथ। मैंने कहा हाँ, तो वो बड़ा हैरान कि भी हाँ 70,000 और शांतिपूर्वक हो गया, कहीं कोई वाद नहीं हुए, कुछ नहीं, छोटी मोटी बातें कहीं होती होती हैं, अन्यथा सब चुनाव। तो ऐसे सिस्टम जब रखते हैं, वहाँ परिवार पहचान पत्र की बात भी रखते हैं। वो कहते हैं ये क्या है, जब उनको बताते हैं तब उनको समझ में आता है इट इज़ यूनिक आइडिया। अभी खोज कर रहे हैं लोग ये आइडिया है किसका, बहुत लोगों से पूछते हैं, उत्तर किसी को मिलता नहीं है। गूगल का काम मनोहर जी का है, अभी कहीं हमने छपाया ही नहीं है कि किसका है। तो वो आपको कहीं पर बोलता है आइडिया मेरा है, सबको नहीं, मैंने नहीं कहा आइडिया मेरा है, हम सरकार के नाते इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चलिए, तो खैर कुल मिलाकर के आज के उस बजट के अंदर सभी विभागों का अलग से विस्तार से जो मैंने बात रखी है, मुख्य बात उसमें यही है कि हमने कोई नया कर नहीं लगाया है। हमने अपने जो आर्थिक सारे इस विज्ञान के जो पैरामीटर्स हैं उनको मजबूत करने के लिए सावधानियां बरती हैं। ऋण उतना ही लो जितना अगली पीढ़ी उसको आसानी से पे आउट कर सके, क्योंकि ऋण कोई 5 साल का होता है, कोई 10 साल का होता है, कोई 50 साल के भी ऋण हैं कि 50 साल के बाद देना पड़ेगा। तो 50 साल बाद ये तो हमें पता है कि हम तो नहीं होंगे, तो जिसको देना है उसकी भी चिंता करनी है। तो सारा ही ऋण उनके ऊपर थोप के ना चले जाएं। हाँ, इतना कम भी ना ले ऋण कि जिसके कारण से हमारा जो अवसर है वो बर्बाद हो जाए। इस अवसर का उपयोग करना है, उसके पैरामीटर्स हमने नहीं बनाए हैं, वो वर्ल्ड बैंक ने, रिजर्व बैंक ने, नीति आयोग ने, सब ने मिल करके जो पैरामीटर्स तय किए हुए हैं, तो हम उस पैरामीटर्स के अंदर ही हैं। जैसे हमारा राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.9%, ये हमने प्रोजेक्ट किया है। 3.5, हाँ 2.96, हाँ। ये अमाउंट जैसे कल वाला तमाशा तो आपने देख ही लिया, उस अमाउंट में कई झगड़े हैं। अब हम तो 2,23,000 करोड़ रुपया कहते रहे, और हमारे साथी मित्र जिनको कोई हिसाब किताब नहीं, वो 4 लाख से शुरू हुए थे, 4 लाख के बाद 3,19,000 पर कल आ गए। और कल जब हमने उनसे प्रमाण मांगा तो उसको पहले तो दे नहीं रहे थे, कागज भी पकड़ा रहे थे, और किसी कारण से वो जब कागज पकड़ाने में घिर गए तो हमने कहा भी कागज दो, कहले मेरे कागज चले जाएंगे फिर मैं क्या रखूंगा। मैंने कहा फोटो स्टेट दे दो। उन्होंने कहा कि इसकी चेकिंग तो फाइनेंस सेक्रेटरी करेंगे, मैं थोड़ी करूंगा। नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी को नहीं देना। इन बातों का अर्थ क्या था? भाई फाइनेंस सेक्रेटरी ही तो मेरे सारे सिस्टम को तैयार करते हैं, और क्या ठीक है क्या गलत तो फाइनेंस सेक्रेटरी बताएंगे, मेरे पास इसका सिस्टम थोड़ी है। अब उस पर अड़ गए, नहीं उनको नहीं देना है। और कुल मिला करके निकला क्या है उसमें मैं आपको बताता हूँ। मैं आज उसका जवाब देने के लिए 14-15 का जो बजट है वो भी लेके आया हूँ। 14-15 का बजट लेके आया हूँ मैं, एक दृष्टि। और वही बजट कंपैरिजन जो आज हमारा उसका वो बजट का सार है, बजट 23-24 का सार है। इन दोनों का मैं आपको मुकाबला करके बताता हूँ। 23-24 में हमने 14-15 का जो बजट है उसका जो सार हमने लिखा हुआ है, पेज 13 ये है। हमने 14-15 का उनका बजट जो था, डेट था, स्टेट डेट लायबिलिटी 70,931 करोड़ वो उसमें दर्शाया हुआ है। और उन्होंने इस बजट में जो दिखाया हुआ है 13-14 का 70,369 करोड़ दिखाया हुआ है। अब 70,931, 70,369, अंतर 600 करोड़ का है। अभी 600 करोड़ का अंतर कैसे आया है? देखिए, एक होता है कि इंटरनल डेट, जो इंटरनल डेट होता है उसी की संख्या मोटे रूप से मानी जाती है, और उस इंटरनल डेट के बाद फिर एक संख्या होती है जिसको हम कहते हैं कि लोन्स एंड एडवांसेस, वो इसमें 13,000 करोड़। लेकिन एक 13,000 करोड़ में एक लोन ऐसा है जो जीएसटी जब कम होने लग गया था, सेंटर के पास कलेक्शन कम हुई, 14% उन्होंने वापस देना ही था, उसमें गैप आ गया। और गैप आने में जीएसटी काउंसिल से बात करके उनका के 2 रास्ते बताए थे, तो उसमें से एक रास्ता चुनना था। एक रास्ता ये चुना गया उसमें
कि डेट केंद्र सरकार लेगी, लेकिन चूंकि देना है हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को, दिखाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के नाम, कितना कम पड़ गया स्टेट गवर्नमेंट के नाम वो दिखा देंगे। अल्टीमेटली भरना उस डेट को है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो वो किताबों में 11,000 करोड़ रुपया वो दिखाया गया है जो हमारा डेट नहीं है। तो उस 13,000 में से 11,000 निकाल देते हैं तो ये 2,27,000 करोड़ बनता है। 2,26 इसमें लिखा हुआ है, 2,27 या 2,28 ऐसा कुछ बनेगा। तो ये 2,28,000 करोड़ है। ये फिगर जो हमने दिखाई हुई है आज हमारे इस डाटा में सेम है सर 2021-22 2,27,697, जो उसी डाटा में जो 70,931 उनका है, हमारा भी आज 2021-22 में 2,27,697 करोड़ दिखाया हुआ है वही। और वो ये कहते हैं कि हाँ वो 13,000 क्यों नहीं दिखाया। अब कहते 13,000 डेट हमारा है नहीं, देना वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसकी एक एंट्री मात्र है और वो सहमति से बनी है। वो जैसे ही पे करेगा तो हमारे यहाँ कम होती चली जाएगी। वो हमारे नाम पे लिया है। वो हमारे नाम पर एक नहीं लोन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लिया गया हमारे नाम पर है। तो 11,000 करोड़ का वो अंतर है। उस नाते से 2,27,000, और इसमें भी जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वो उसके अंदर 2,26,000 ये जो कैट की बात करते हैं और 13,000 करोड़ का अन्य, ये सारा उसमें। अब ये स्मॉल सेविंग्स और प्रोविडेंट फंड, ये कोई लोन नहीं होता है, ये खाते में जमा रहता है, जब देना होता है तब देते हैं। यानी हमने किसी को देना है तब जुड़ जाता, नहीं देना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अकाउंट्स में आती नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए इक्विटीज़ है, इक्विटीज़ हमारे कितने ही पीएसयूज में इक्विटीज़ हैं। इक्विटी एचएसबीपी में भी है, सरकार की इक्विटी पावर डिपार्टमेंट में भी है, सरकार की इक्विटी एचएसएडीसी में भी है, हमारी इक्विटी हैफेड में भी है। अब सारी इक्विटी जहाँ घाटे होते रहते हैं इक्विटी खत्म होती रहती है, जहाँ प्रॉफिट में आते हैं वो इक्विटी आरओई करके रिटर्न ऑन इक्विटी वो सरकार को वापस देते हैं। इस बार शायद 350 करोड़ रुपया पावर डिपार्टमेंट में प्रॉफिट में आने के बाद हमको वापस देने का ऑफर किया। हालांकि हमने अभी इसलिए नहीं लिया है कि शायद हमको वहाँ इक्विटी बढ़ाने के लिए उसको वहीं जमा करा देंगे, इक्विटी बढ़ानी ही पड़ती है। जैसे थर्मल पावर प्लांट के लिए हमने 550 करोड़ रुपया इक्विटी का रखा है कि वो इक्विटी वहाँ देंगे। पावर डिपार्टमेंट का खर्च सरकार का खर्च नहीं होता। सरकार तो अगर कोई रेट कम करती है तो उसकी सब्सिडी देती है। हमने अगर 8,000 करोड़ रुपया पावर का इस बार रखा है तो उसमें 6,000 करोड़ रुपया तो किसान को जो बिना यानी 10 पैसे यूनिट पर हम देते हैं, लेकिन वो 6 रुपया 80 पैसे हमसे बिल चार्ज करते हैं, तो 6,000 करोड़ रुपया तो उसमें जाता है, वो हमारा खर्च है, सब्सिडी है। लेकिन इस बार हमने पहली बार एक प्रावधान और किया है कि कुछ पीएसयूज हमारी अब प्रॉफिट में आ गई, मोर देन 50% पीएसयूज प्रॉफिट में आ गई है। उनके प्रॉफिट का 25% हिस्सा सरकार को उनको देना चाहिए, ऐसा हमने प्रपोज किया। जिस दिन बजट पास हो जाएगा हम ये 25% लेना शुरू कर देंगे। इस बार भी एचएसवीपी का प्रॉफिट 2,000 करोड़ रुपया है, तो 2,000 करोड़ रुपये में 500 करोड़ रुपया आएगा। पहले कभी आज तक लिया नहीं, जो पीएसयू में गया समझो गया। पीएफ वाला कितना अमाउंट है सर इसमें जो प्लस हो रहा है उसके साथ, तो आप बताएं। पीएफ वाला भी 17-18,000 करोड़ है। हाँ, 18,000। तो अब इसमें कुछ एसेट्स, कुछ लाइबिलिटीज, तो कुछ एसेट्स भी होते हैं। अब सरकार ने भी बहुत चीज़ों के आगे एडवांस किए हुए हैं, तो एडवांस तो उधर से आएंगे और ये चीज़ें जाएंगी। ये लोन वैसा लोन नहीं है, लाइबिलिटी एसेट दोनों चीज़ें चलती हैं साथ साथ। तो इस प्रकार से इसके अंदर अब वो क्या कहते हैं, मतलब मेरे से तो बात नहीं हुई, लेकिन बाहर उन्होंने जो चर्चा की है, आपसे भी पता नहीं आज हो गई कि नहीं उनकी चर्चा, आज करेंगे, इस बैठक के बाद करेंगे। तो ज़रूर कहेंगे कि अगले साल देखना 5 लाख करोड़ हो जाएगा, अगले साल क्या हो जाएगा। और फिर इसमें बड़ी बात यह है कि हमारा जो जीडीपी एचजीडीपी ये बढ़ रहा है लगातार। उनके समय तो 3-3.5 लाख करोड़ रुपए ही था, अब हमारा 9 लाख करोड़ टच कर गया। कितना अभी 10 के करीब, 994 की अनुमान है। तो जब 994 10 लाख हो गया तो 10 लाख में अगर हम 25% उसका मान के चले, हालांकि अब उसकी लिमिट 33% बढ़ गई है, कोविड का तो बढ़ा गया, तो 33% माने तो 10 लाख का कितना हो जाता है, 3.5 लाख। अच्छा 33, हाँ 3.5 लाख। हम 25% के अंदर हैं अभी। 25-45। अगले साल तो 25.45%।
बताया ना 25% ले सकते हैं। 33.3 हाँ 33 ले सकते हैं, 3.5 लाख करोड़ रुपए हम ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं ले रहे। हम क्योंकि पहले ये 25% की लिमिट होती थी, हम चाहते हैं 25 ही रहे। अब वो कुल मिला के सारे हिसाब किताब लगाने के बाद ये 1-2% ऊपर नीचे लास्ट में अकाउंट होते होते हो जाता है, क्योंकि पहले तो अनुमान होते हैं। अब अनुमान में फाइनली कितनी रिसीट आएगी, कितना खर्चा होगा, वो 1% ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। लेकिन पंजाब आज 48% पहुंचा हुआ, 48%। तो मित्रों, हमने अपने बजट को हर दृष्टि से एक मजबूत बजट रहे, कई इसके पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर हमने ध्यान किया है। जैसे 14-15 वाला ये 14-15 का, तो अब ये कह रहे हैं हुड्डा साहब ने जिसको दिया था वो 23-24 का हमारा जो बीई है, बजट एस्टिमेट है, जो आज हमने पेश किया है, वो हमने 2,85,000 करोड़ रुपए का किया है। 2 लाख नहीं, बजट नहीं, जो कर्ज हाँ डेट 2 लाख 85,000, हाँ 285 किया है। और ये जीडीपी की जो परसेंटेज है, ये है 25.45। एक समय ऐसा भी था, ये हमारे यहाँ भी 27.69 गई थी, लेकिन अब उसमें कमी आ गई है। फिस्कल डेफिसिट जो है, जो 22-23 का 3% से ऊपर पहुंचा है, लेकिन अब फिर जो बजट अनुमान हमारा 2.96 पर है। सर ये कोविड के दौरान 3.5 अलाउड था, उससे पिछले साल 4 अलाउड था। कोविड में स्पेशल प्रोविजन की वहाँ भी हम कमी थे लिमिट से। तो इसलिए हमारे यहाँ जो भी ये सारा इनको दे रहे हैं ना, हाँ, तो इसमें सारे आंकड़े हम सब देख सकते हैं, कहीं भी किसी प्रकार का अलार्मिंग मामला नहीं है। जैसे रेवेन्यू डेफिसिट है, तो रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो वैसे तो जीरो ही होना चाहिए, आदर्श तो वही है, लेकिन जीरो कभी इतने सालों में नहीं हुआ। एक बार हमारे यहाँ 16-17 में, 15-16 में 2.36, 16-17 में 2.83, लेकिन ये घटते घटते अब पहली बार 1 से नीचे आया है, 0.94। ये परसेंटेज है रेवेन्यू डेफिसिट टू जीएसडीपी, यानी जीएसडीपी का 1% कितना हुआ? 90,000 करोड़। हाँ 9,000 करोड़, हैं? 1% 9,000 करोड़। 9,000 तो 9,000 से भी हमारा कम आ गया है। अब ये रेवेन्यू में और एक्सपेंडिचर में ये इतने गैप तो रहेंगे ही। अगर ये गैप बिल्कुल नहीं रहेगा तो इसका मतलब हमारी इनकम ज़्यादा होगी, लोग कहेंगे खर्च ही नहीं किया आपने, आप खर्च करने की मानसिकता नहीं है आपकी, आप बचा के रखना चाहते हैं। नहीं ओपीएस का तो देखिए, ओपीएस का मामला ये ठीक है कि कुछ लोगों ने इसको चर्चा को चलाया है। देखा जाए तो 2005 में 6 में सब सहमति थी, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, सब ने इसको लागू किया। आज केवल वोट की राजनीति के कारण से चीज़ें चल पड़ी हैं। कुछ स्टेट्स ने, देखिए गलती किससे हुई किससे नहीं हुई, लेकिन हमारा कहना है कि उस समय उन्होंने ठीक किया है, मैं उनको श्रेय देता हूँ इस बात का। उस समय उन्होंने जो किया सोच समझ के किया, इस बात का श्रेय देता हूँ। क्यों? क्योंकि आज कोई भी चीज़ है, हम आज की लाइबिलिटी, क्योंकि ये कर्मचारी तो आज के हैं, आज की इनकी जो लाइबिलिटी है हम अपनी पीढ़ी पर, अगली पीढ़ी पर छोड़ के जाएं, और जैसे जैसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसका वजन बढ़ेगा। आज सैलरी भी अच्छी खासी बन जाती है, डिमांड भी बढ़ती है, तो सैलरी बढ़ा करके जो निकालना आज ही निकाल लेना। आखिर कोई भी प्राइवेट आदमी, वो भी तो जो सेविंग करता है अपने इनकम के समय ही करता है, या नहीं? बाद में उसको कोई देता है तो उसको तो अपने समय में करना होता है। इसलिए अपने भविष्य की चिंता अपने आप करने का अभ्यास बढ़ना चाहिए। मेरे भविष्य की चिंता कोई और करेगा 60 साल के बाद। ये जो हमने कमेटी गठित करी है इसका उद्देश्य क्या? नहीं वो तो मेरा अपना मत है, कमेटी जब आएगी निर्णय देगी, और कमेटी में भी बहुत लोग, उनसे भी बातचीत करेगी, अपने भी इनसाइड सारी बातचीत होगी। कमेटी में हम लोग अपनी कोई राय बनेगी तो केंद्र को हमको लिखना होगा, केंद्र सरकार भी इस पर बैठ के विचार कर रही है। अब आखिर पिछले दिनों में 4% बढ़ाया ही है ना, पहले 10-10 था, अब केंद्र सरकार 4% बढ़ा दिया, हमने भी 4% बढ़ा दिया, तो
तो अल्टीमेटली ये है कि वो जो फंड है वो कैसे बढ़ जाए। केंद्र सरकार क्या विचार कर रही है? अभी हमें नहीं पता क्या कर रही है। नहीं नहीं, लेकिन ये विषय चूँकि जब से आया है तो निश्चित रूप से सारे विचार करेंगे ना। एनपीएस और बढ़ाने के लिए मेरा कहना है कि ये कौन सी सरकार क्या करती है ये तो सहज उसमें से विचारों में से निकलता है, कोई यहाँ विचार नहीं कर रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ कि हमने जैसे कमेटी बनाई है तो निश्चित रूप से जब ये विषय चला है तो कोई भी सरकार करेगी विचार। सीएम साहब, केंद्र सरकार 3 विकल्पों पे विचार कर रही है, उसमें मुझे जानकारी नहीं, लेकिन आपकी आंध्र प्रदेश का भी मॉडल है। हाँ, आपके पास कोई जानकारी हो तो आप बता दो। जी, उसकी कुछ खबरें छपी हैं। हाँ, क्या उसकी अलग अलग खबरें छपी हैं कि क्या? एनपीएस में भी कुछ बदलाव की और एक नॉमिनल पेंशन के ऊपर बात करने की कर रहे हैं कि 25-30 हजार रुपए, जिसमें कि कर्मचारियों की सहमति बन जाए, या एक आंध्र प्रदेश का मॉडल है जो कि उसके ऊपर भी विचार कर रहे हैं। ये इस तरह की खबरें छपी हैं। मुझे नहीं, जैसे खबरें छपी हैं उसमें नए आइडिया आते रहते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आपके पास कोई अच्छा नया आइडिया हो जिसमें भविष्य भी सुरक्षित रहे, आज भी सब कर्मचारियों का काम अच्छा चल जाए, तो आप दीजिए हमको सुझाव। ये ओपन फॉर्म होता है। केवल सरकार ने ही सोचना ऐसा नहीं है, इवन अच्छे अच्छे कर्मचारियों के जो मत हैं वो भी हमारे पास आ ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं। सर, इसमें डेट का जो मामला है, इसमें डेट का जिसको आप बड़ा इलैबोरेट कर रहे हैं, साधारण सा मेरा सिंपल सा जो है लेमन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा प्रश्न है, आपके डाटा के मुताबिक एज पर द बजट एट ग्लांस फिगर्स ऑफ व्हिच यू हैव शेयर्ड विद अस, द डेट वाज 71,000 करोड़ इन 2014-15 में जो थी। अब जो है नेक्स्ट प्रोजेक्शन जो आपने दी है अगले साल के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर जो है, व्हेन यू विल बी कंप्लीटिंग 10 years in power, the debt will rise to 2.85 lakh crore. Why do you think, sir, this is not an alarming situation? नहीं है, And इसलिए even if as you have pointed out in the budget, that all the that is well within the parameters set by the central government. My question is, I am asking this keeping in view the fact that the chief minister is known for austerity and you are known for spending very carefully. In spite of that, the debt has ballooned to such an extent. मैं बता रहा हूँ ना, हम उसकी योजना बनाते हैं कि खर्च ज़्यादा कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, और जहाँ करना वहाँ करना है। अब जितना हम कर रहे हैं उसके मैं 2 ज़्यादा उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन 2 देता हूँ। हम अपने ओल्ड एज पेंशन आज हमने 2750 की है, क्या किसी प्रदेश में है? 3 लाख में कर दी है वो डेट। उसके डेट का उसका जो वो भी 3 लाख कर दिया। उसका ज़्यादा अंतर इसलिए नहीं पड़ेगा कि जो पहले भी ले रहे हैं उसमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जो 3 लाख में ले ही रहे हैं। और आपका बीबी तो नहीं कह रहा 3 लाख? नहीं, पहले इनके समय में इन्होंने 2 लाख की लिमिट की थी 2012 में, हमने वो ऑफिशियली नहीं बढ़ाई थी। हमारी चेकिंग जो है उसमें 3 लाख तक भी लोग ले रहे हैं, हमने उसको काटा नहीं है, इसलिए कोई बहुत बढ़ जाएंगे ऐसा नहीं। लेकिन 2500 से 2750 तो हो गया। कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जो इतने बड़े पैसे ओल्ड एज पेंशन में देता हो। इसी प्रकार इससे कितना बोझ कितना पड़ेगा साल में ये जो कोई 700 करोड़ के आसपास। 700 करोड़। इसी प्रकार अब हमारे यहाँ प्रोडक्शन और हमारे यहाँ जो व्यवसाय और वो जिस नाते से आगे बढ़ रहा है उसका एक द्योतक होता है, वो होता है जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी कलेक्शन देश में बड़े राज्यों में वी आर एट नंबर 1 पर कैपिटा, तो पर कैपिटा ही होगा ना, बड़ी स्टेट में ज़्यादा होगा, छोटी में कम होगा, तो स्टेट के हिसाब से पर कैपिटा हमारे से ऊपर 2 छोटी छोटी स्टेट्स हैं। नंबर 1 इज सिक्किम, नंबर 2 इज गोवा और नंबर 3 इज नहीं हरियाणा। छोटी वाली में नहीं, मैं टोटल में कर रहा हूँ, ओवरऑल में सर वो छोटी स्टेट होगी ना। छोटी नहीं, मैं कहता हूँ ये 2 छोटी हैं, हम उसके बाद नंबर 1 पर हैं बड़ी स्टेट के नाते। हम तो बड़ी स्टेट में नंबर 1 हो गए। टॉप में भी 6 नंबर पे हैं। यानी 25 या 26 हजार करोड़ रुपया पर कैपिटा जीएसटी कलेक्शन है हमारे यहाँ। तो ये क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी है, पर कैपिटा इनकम हमारी अच्छी है। हम हरियाणा में एक अच्छे स्टेट के नाते उभर रहे हैं। वो तब उभर रहे हैं जब हम खर्च ज़्यादा करते हैं। खर्च तब करते हैं जब उसका अवसर मिलता है। अवसर तब मिलता है जब जीएसटी भी ज़्यादा होती है। उस समय जब ये 71,000 करोड़ की बात करते हैं, उस समय जीएसटी 3 लाख करोड़ था। अब जीएसटी 10 लाख करोड़ हो गया। तो जीएसडीपी बोलते हैं, हाँ सर, जीएसडीपी के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। और जीएसडीपी उसी प्रदेश की ज़्यादा बढ़ेगी जहाँ गतिविधियाँ ज़्यादा होंगी, जहाँ लोगों की इनकम ज़्यादा होगी, जहाँ लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, इनकम ज़्यादा होगी, डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, इंडस्ट्री ज़्यादा होगी। तो इस नाते से कल को हो सकता है हम इसको और कई मायने में पार कर जाए। तो हम उसका केवल एक लोन के कारण से विषय नहीं होता। लोन इज एक फैक्टर है जिसको हमें ध्यान करना, और वो लोन का ध्यान नहीं रखना, वो लिमिट का ध्यान रखना। सर मेरा एक सवाल है,
इसको इसके साथ लिंकर से आज के दिन हम 25-45 पे हैं। ये फिगर 5-6 में 24-12 थी। ये नहीं वो कंप्लीट तो हो गया क्योंकि सब सुन चुके हैं, अब तो सवालों का ही विषय है। सीएम साहब एक मेरा सवाल है, पिछले साल आपका रेवेन्यू डेफिसिट 9773 करोड़ था जो बजट एस्टीमेट्स में दिखाया गया। रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में ऑलमोस्ट 84% बढ़ गया है 18,000 करोड़ और अब की बार 16,000 करोड़ है। तो क्या लास्ट ईयर अंडर एस्टिमेशन किया कोई है इसमें कुछ? और आपने इस बार भी कई लोक लुभावन योजनाएं नहीं करी नहीं, है? अब इसका जो उनकी आपने वजह से पूछा ये है तो बढ़ रहा आंकड़ों में हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस बताएंगे ज़रा। इनकम कम है, आपकी एक्सपेंडिचर ज्यादा मैं है। बता देता तो हूँ। ये क्या फाइनेंशियल इम्प्रूडेंस है या जो पॉपुलिस्ट मेजर्स आप announce देखिए, कर रहे हैं, एक उसकी बात वजह तो से है या अंडर एस्टिमेशन नहीं नहीं, एक बात तो ये समझिए कि पिछले जो 2 साल हैं उनको उदाहरण के रूप में न लें। बहुत एस्टिमेट्स उसमें गड़बड़ाए हैं। खर्चे तो जितने रहते हैं उतने ही रहते हैं, कोई भी सामान्य वर्ष आ जाए या कोई क्रूशियल आ जाए या बढ़िया आ जाए, खर्चों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इनकम में फ़र्क पड़ता है। एंड दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ कोविड। 2 साल के अंदर हमारी इनकम कम हुई। हाँ, थोड़े खर्चे भी हो सकता कम हुए हों, विकास के काम रुक गए, डेवलपमेंट के नाते से, जहाँ कई दिनों तक तो सारी इंडस्ट्री बंद करनी पड़ी, लॉकडाउन हो गया, तो कुछ खर्चे भी कम हुए होंगे, लेकिन खर्चों से ज़्यादा इनकम ज़्यादा कम हुई है। तो उसका कोई अंतर पड़ा होगा? सर रेवेन्यू रिसीव्स में मेजर जो शॉर्टफॉल है वो लगभग 9,000 करोड़ का जीएसटी कंपनसेशन जो हमें लास्ट ईयर मिला था वो बंद हो गया जुलाई वो बंद हो गया। तो उसकी वजह से शॉर्टफॉल। उसको हम इस साल अपने रेवेन्यू से कवर अप कर रहे हैं, बट इंक्रीज नहीं दिखेगा। देखिए हमारा तो 25% की वैसी ग्रोथ है, तो हमें तो मिलने तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 25% की हमारी जीएसटी बढ़ोतरी है, हमारी एक्साइज में बढ़ोतरी 22% है। इसी प्रकार से हमारी जो व्हीकल पे टैक्सेस हैं उनमें लगभग 25-26% की इंक्रीज है। लेकिन इतनी इंक्रीज स्टाम्प में अगेन हमारी अच्छी इंक्रीज है, स्टाम्प ड्यूटी के कलेक्शन में। लेकिन इस सारी इंक्रीज के बावजूद भी जो हमारी रेवेन्यू लास्ट ईयर लगभग रिसीव 66,000 करोड़ थी, उसमें 8-9 हज़ार का इम्पैक्ट इतना सीवियर इम्पैक्ट है कि उसको हम कवर ही कर पाए। तो वो जो आप कह रहे हैं उसका रीज़न मेन ये है। सीएम साहब दूसरा क्वेश्चन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। आपने जो अनाउंसमेंट की है पराली प्रबंधन से रिलेटेड, इन व्हिच यू आर सेइंग दैट गवर्नमेंट विल नोटिफाई गवर्नमेंट डिटरमाइन रेट ऑफ 1,000 पर टन एज एन इंसेंटिव पर टन फॉर फार्मर और 1,500 रुपया है फॉर एक्सपेंसेस, क्योंकि वो उसकी बेलिंग करनी है, उसको उठा करके पहले गोदाम तक ले जाना है, गोदाम में भी उनका खर्चा बैठेगा, वहाँ से गोदाम से फिर सप्लाई करनी है जहाँ कंजम्पशन होनी है, तो उस सारे का फ्रेट है, वो सारे खर्चे 1,500 रुपया टन फिक्स कर दिए हैं। इज दिस ओवर एंड अबव द एक्जिस्टिंग बेनिफिट्स? नहीं, उसको मिला के इन सिटू और एक्स सिटू का जो ऑलरेडी है उसको मिला के ये, क्योंकि पहले ये सिर्फ हम 1,000 रुपया एकड़ देते थे, अब हमने 1,000 रुपया टन कर दिया है। क्या? इसमें 2 चीजें, एक तो इन सिटू में अप्लाई नहीं करता ये पराली जो बेचते हैं Sale करके ले स्पेसिफाइड जो परचेजर्स हैं, जैसे अभी थर्मल पावर प्लांट ने हाँ, use उन्होंने करना खरीदना है। या पेपर फैक्ट्री ने खरीदना है या 2G एथेनॉल प्लांट ने खरीदना है, उनके लिए ये प्रोक्योरमेंट रेट फिक्स हुई है। तो इन सिटू वाली बात ही नहीं है। तो एक्सिक्यूटिव प्रबंधन है जिसमें बेलिंग की आती है, उसका खर्चा अलग रखा है और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अलग रखा है। सो टोटल खर्चा इसमें एक फैक्टर मॉइस्चर का भी आएगा, डिटेलिंग जब उसकी बनाएंगे तो मॉइस्चर भी है, क्योंकि जो परचेजर है वो कहता है 5% से कम अगर मॉइस्चर होगी तो मैं ये रेट पर खरीदूंगा। अगर 5% से ज़्यादा मॉइस्चर है तो फिर 20%, तो 20% से अगर ज़्यादा मॉइस्चर होगी तो फिर उसका रेट कट वो किसान से करेगा। किसान ये चाहता है कि फटाफट मैं बेचूं, चाहे कुछ भी है, वो कहता है अगर गीला लेके जाऊंगा तो मेरे यहाँ उसकी प्रोडक्शन जो उसका आउटपुट है वो कम होगा। तो 20% इसका बेंचमार्क है, ये रेट सारे 20% एंड बिलो मॉइस्चर के लिए है। तो या तो आपने गिनी होगी, मैं तो गिनने का टाइम, मैं तो जो नया आइडिया आता है वो हम डाल देते हैं, गिनते बाद में, पहले गिन के नहीं रखते। एक मिनट 4 साल का जो बजट एस्टीमेट है और एक्चुअल में जो हमारा है, क्योंकि बजट एस्टीमेट ज़्यादा हमने बताया अनुमानों पे आधारित होता है, पर अनुमान में इतना ज़्यादा 13 से 15,000 20,000 तक का अंतर आ रहा है। जो देखिए सामान्यतः, हाँ मैं बता रहा हूँ, सामान्यतः अंतर जो आता है ये 10 से लेके 15% हर साल आता है। जितना अनुमान होता है उसमें 10 से 15% खर्च
कम ही होता है, इनकम भी लगभग उतनी कम होती है, तो ये अनुमान थोड़े से ज़्यादा होते ही हैं। अगर अनुमानों में थोड़े से ज़्यादा अगर नहीं रखेंगे तो सब लोग वहाँ जाके टिक जाएंगे। अब कुछ तो खर्चा है वो अनुमान तक कर ले जाते हैं, कुछ के खर्चे किन्हीं कारणों से कम होते हैं। कहीं रिसीट में हम कम नहीं कर देते, रिसीट अगर ज़्यादा होती तो आएगी ही, लेकिन फिर भी ये खर्चा 10 से 15% अगर है तो ये नॉर्मल कोर्स है हर वर्ष का। ये जो हरियाणा गौ सेवा आयोग को लेकर आपने जो सदन में कहा बजट में की है, पहले 40 करोड़ रुपए आवंटित थे, जिसको आपने तकरीबन 10 गुना कर दिया। जी, तकरीबन 4.6 लाख आपकी जो बेसहारा पशु हाँ। तकरीबन 32 साल है सर। बजट मतलब इसको लेकर 10 गुना बढ़ाया गया, तो जो रेवेन्यू जनरेट करना है इसके लिए और भी आपके खर्चे बढ़ रहे हैं इसमें वित्तीय वर्ष में, तो इसको आप कहाँ से लाने का ये करेंगे? और जिस तरह से ये अगर कहा जाए तो गायों को लेकर विवाद भी चल रहा है हरियाणा में, किस बात का बाद? विवाद भी चल रहा है सर 2-3 दिन से हरियाणा में, वो अलग, उससे बजट से लेना देना नहीं कोई। तो इसके लिए कहाँ से ये आ रहा है? 10 गुना बढ़ाया, 400 करोड़ कर दिया 40 गुना। देखिए, पहली बात तो है कि सब चीज़ों के लिए तो 10% नहीं बढ़ाया है, एक उस काम के लिए 10% बढ़ाया है। और इस बात के लिए एक स्वीकारोक्ति मेरी है कि अभी तक हमारा बजट इस काम के लिए बहुत कम होता था, आसपास के स्टेट्स का बजट हमारे से भी ज़्यादा था, और इसके कारण से हमें लगा कि गौशालाएं जो हैं वो बहुत दिक्कत में रहती हैं। ये बात भी है कि हमारे जितने डिस्क्रिशनरी फंड्स हैं मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, उसमें ज़्यादातर पैसा इन्हीं कामों में ही जाता रहता था। तो अब हमने विचार किया कि इसका अगर फंड अपने आप में उनको ज़्यादा मिल जाए, वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, कुछ तो जन समाज भी करता ही है, क्योंकि ये सारी सामाजिक कार्य एक प्रकार का, तो समाज भी योगदान करता है। हमारे यहाँ तो किसान जो है साल के शुरू में ही जब खेती उठती है उस समय अनाज भी देता है, तूड़ा भी देता है, सब गौशालाओं को देते हैं। फिर भी जब ये आभास हुआ कि वो कम रहते हैं, हर जगह उनकी डिमांड रहती थी, उस डिमांड को इसमें से पूरा करेंगे। एक ध्यान रखेंगे कि इसमें जो बेसहारा पशु है उनके लिए ज़्यादा मात्रा होगी, और ताकि जिसके कारण से हमने सड़कों पर जो बेसहारा पशु घूमता है, जिसके कारण से एक्सीडेंट्स होते हैं, उसकी सुनिश्चित पुख्ता हम एक इंतज़ाम करेंगे। चाहे उसके लिए नई गौशालाएं भी बनवानी पड़े, ग्रामीण जो विकास पंचायती राज है उसकी ज़मीनें, पैक्स की ज़मीनें हमारे पास कुछ खाली पड़ी हैं, तो उसके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन बेसहारा पशु सब जाए और गौशालाएं जो हैं वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था कि बजट तैयार करते समय कितने लोगों के सुझाव लिए, कितनी बैठकें करी, इस बार लगभग कितने लोगों के सुझाव सर आए जिसके बाद? देखिए, अब अंकल सारा तो हिसाब किताब है, सारे एमपीज, एमएलएज, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, सारी इंडस्ट्रीज, नंबर अगर बताना हो तो क्या 150-200 सुझाव सर, मेरे इससे भी ज़्यादा सर। हाँ, हमने भी उसका आंकलन नहीं किया, लेकिन हमने ज़्यादातर एक ही चीज़ को देखा है उसमें, क्या किस किस को एडजस्ट कर सकते हैं, जो हमारी बजट लिमिटेशन में आते हैं उनको हमने किया है। सीएम साहब, अभी आपने गौशालाओं का जिक्र किया, लेकिन काफी आपने कड़ा कानून भी बनाया है गौ रक्षा को लेकर, लेकिन बावजूद इसके अभी तक तस्करी के मामले जो है वो कम नहीं हो रहे हैं। भिवानी का उदाहरण भी आपके सामने है, उसके अलावा कई और मामले भी सामने आए हैं, तो कैसे ये कम हो गए सर? और गौ रक्षकों को क्या कानूनी अधिकार, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है? देखिए, ठीक आंकड़ा तो हमारा होम डिपार्टमेंट उसमें दे सकता है कि भाई कितने मामले पहले होते थे और कितने अभी हो रहे हैं, उसकी जानकारी आपको जरा पता करके आप दिलवा दें। लेकिन हमने कभी भी इस प्रकार के प्राइवेट लोगों को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया है कानूनी रूप से। हाँ, गो टास्क फोर्स हमने हर जिले में बनाई है। उस टास्क फोर्स में उसका इंचार्ज जो होता है वो डीएसपी होता है, और डीएसपी के साथ वहाँ के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी हम देते हैं, ताकि कोई जानकारियाँ उस टास्क फोर्स के माध्यम से आए तो पुलिस उस पर एक्शन करेगी। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार ना है, ना कभी दिया जा सकता। आपने जो 2023 में या 24 में जो बजट में एक बड़ी अच्छी बात की है सहकारिता की। सहकारिता का विषय एक ऐसा विषय है जिसको मैं थोड़ा समझता हूँ, इससे अनपढ़ और बेरोजगार आदमी को रोजगार मिल सकती है। तो इसमें क्या, जैसे आपने चावल के निर्यात की बात की है, क्या इसमें जो ग्रीन सब्जी उपलब्ध करने वाले किसान हैं उनको फायदा इसमें दे सकते हैं? इसके बारे में किसान बिल्कुल देंगे। इस बार हमारे सहकारिता मंत्री केंद्र के अमित शाह जी आए थे, उनसे एक यही विषय निकला हमारा कि भी हम ताज़ा सब्जियां, फल, इसको कैसे निर्यात करें। उसके लिए कोई एक तो उसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है। चावल तो है, हमने मानो खरीद लिया और 3 महीने बाद या 2 महीने बाद या महीने बाद भेज दिया, कोई बात नहीं। सब्जी तो आज अगर टूटी और वो 24 घंटे के अंदर एक्सपोर्ट होकर पहुँचे नहीं,
तो आपको पता पेरिशेबल आइटम है, या उसको स्टोर करेंगे तो महंगी बहुत हो जाती है। तो उसकी उनसे बातचीत हुई है कि हमारा एयरपोर्ट जो इस काम के लिए दिल्ली एयरपोर्ट है वही हमको उपयोगी है। हमारा अपना हिसार एयरपोर्ट बनेगा तो दूसरी बात हो जाएगी, बाई एयर ही जा सकती हैं सब्जियाँ। तो बात चली है, देखेंगे, और हम चाहते हैं कि ये हो। सर इसमें CS स्टोर की जो नई टेक्नोलॉजी आई है, कंट्रोल एट होस्ट कोल्ड स्टोर, उसका हम हरियाणा स्टेट क्यों नहीं लाभ उठा पा रहे, क्योंकि बाकी स्टेटों ने CS स्टोर की टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा काम किया है। देखिए, इसमें पावर का खर्चा बहुत ज़्यादा है, और पावर के उतने खर्च होने से उतनी चीज़ अनवाइबल भी हो जाएगी। या हम पावर सारी फ्री सप्लाई करें, हमने अगर पावर के भी जैसे बाकी बजट का हमने एक संतुलित सिस्टम रखा हुआ है, पावर का भी एक संतुलित सिस्टम रखना पड़ता है, तभी जाके आज हमारी पावर कंपनियां वो ठीक हुई हैं, लाइन लॉसेज कम कराए हैं, थोड़ा उनकी रिकवरी हमने पुरानी की है, बिल टाइम पर आ जाए, ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम हो जाए। 80% बिलों की पेमेंट ऑनलाइन आ रही है। तो इसलिए ये सारे सिस्टम करने के लिए फ्री पावर देना भी हमारे उस सिस्टम में नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को एक को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे में घाटे खाते चले जाए। अपनी इकोनॉमिक्स को भी ठीक करना पड़ेगा। हाँ, उसमें हम जल्दी 24 घंटे में ताज़ा सब्जियां जा सकें, इसके लिए हम काम करेंगे। कल विधानसभा के अंदर MLA ने एक हरियाणा पुलिस के ऊपर आरोप लगा दिया, इतना गंभीर हालांकि मैं सोच रहा हूं चलिए, आज केवल बजट की बात करें। आप जवाब देंगे सर? आज बजट की बात करें। OPS में एक प्रावधान जो NPS से अलग प्रावधान है कुछ, उसमें एक मेडिकल फैसिलिटी का अलग से प्रावधान है OPS के अंदर आफ्टर रिटायरमेंट। ऐसा है कि उनकी ओर से डिमांड में ये विषय आया है, तो जो कमेटी बनी है उसके अंदर वो रखेंगे विषय। सर बजट पे विपक्ष कहता है कर्ज लेकर देखिए, विपक्ष को आलोचना करनी चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो विपक्ष नहीं रहेंगे, फिर वो हमारे साथ आके खड़े हो जाएंगे। इसलिए विपक्ष का काम आलोचना करना। और जब मान लो आज वो सत्ता में नहीं है तो ये करते हैं, जब वो सत्ता में थे वो भी करते थे। ऋण तो उन्होंने भी लिया है, ऐसा तो नहीं है। जहाँ आज कांग्रेस सरकार है वो ऋण नहीं ले रही क्या? तो इसलिए ऋण का एक सिस्टम है, तो मैंने पहले बता दिया। हाँ।